हाँ, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोगों की तैयारी जो चल रही है जोशो खरोश के साथ वो बहुत बेहतर चल रहा होगा। बहुत कम समय आपके लिए एग्ज़ाम में बचा है, तो शिक्षार्थी आप सभी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रखिए और हम सब पूरी ऊंची उड़ान की टीम आपके लिए लगे हुए हैं। सेट नंबर 52 तक आपको प्रैक्टिस करवा दिया गया है इस वर्दी सीरीज में, जिसके बाद हम लोग आज सेट नंबर 53 का बात कर रहे हैं। यानी जो नई साल है, नई शुरुआत है, जिसमें सबको पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को, और बहुत बेहतर आप लोगों का रिजल्ट हो, आपकी भविष्य बहुत बेहतर हो, इसी शुभकामनाएं आपको, आप सभी को। तो क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं। अब सेट नंबर 53 जो है उसको सीधा सीधा लेके चलते हैं। हाल ही में चर्चित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हेतु कोवलम जो है वो किस राज्य में है? तो कोवलम जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में है। ऐसे कोवलम जो है एक तट केरला में भी है, दिमाग बैठा लीजिएगा। तमिलनाडु को 12 नवंबर को ये चीज़ का घोषणा किया गया, किसके द्वारा? तो जो तमिलनाडु के वित्त मंत्री और पर्यावरण मंत्री जो हैं, है ना, क्या नाम है उनका, थंगम अन्नासुरु, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया। और ये ब्लू फ्लैग जो है ये 5वां बार जो है ये दिया गया है। किसे? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी, ये जो है इसके लेखक पूछ रहे कौन है? तो ये आचार्य प्रशांत जो है ये इसके क्या है, लेखक है। हाल ही में चर्चित ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन हेतु ब्रह्मोस जो एयर स्पेस यूनिट है वो पूछा जा रहा है कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया आपको लखनऊ में। लखनऊ में लगाया गया। इसका उद्देश्य यह है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एकीकरण करना, उसका परीक्षण करना, इसी उद्देश्य से जो है यहाँ लगाया गया है। और आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल जो है सबसे सटीक जो क्रूज मिसाइल होता है, उस सटीक क्रूज मिसाइल में से एक जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भी है। इसे भूमि, वायु, समुद्र, पनडुब्बी आप जानते होंगे, इन सभी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश आसियान का 11वां देश बना है? अभी आसियान का हाल ही में जो है 11वां देश कौन बना है? तो हाल ही में इसका 11वां देश जो बना है वो ईस्ट तिमोर जो है, याद रखिएगा, ईस्ट तिमोर जो है वो आसियान का क्या हुआ है? 11वां सदस्य बना है। आप जानते होंगे कि 1967 में 1967 में बैंकॉक जो थाईलैंड, आपको पता होगा, उसी समझौता के तहत जो है आसियान का स्थापना हुआ था। आसियान में पहले 5 देश थे, फिर इसमें 10 देश हुए, और वर्तमान में इस देश की संख्या कितनी हो गई है? 11। और 11वां देश पता होगा कि ये कौन? तो ये बना है ईस्ट तिमोर बना है, दिमाग में बैठा लीजिए। 2025 में से पूर्ण रूप से जो है यह सदस्यता का दर्जा दे दिया गया। 2022 तक जो था यह पर्यटक के रूप में, पर्यटक बोले, पर्यवेक्षक के रूप में जो है इसे दर्जा मिला हुआ था। 2025 में से फुल फ्लेज में दर्जा दे दिया गया। देश का पहला पशु नियंत्रण जो है प्रशिक्षण केंद्र जो है वो पूछा जा रहा है कहाँ खोला गया? दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा, ये पूछा जा रहा है कि पशु के प्रशिक्षण के लिए पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण जो है वो कहाँ खोला गया? तो ये आपको लखनऊ में खोला गया। लखनऊ नगर निगम जो है, लखनऊ नगर निगम, उसके द्वारा अक्टूबर 2025 में लखनऊ नगर निगम के द्वारा जरहरा एक जगह है, जरहरा, उसी जरहरा में ही क्या किया गया है? ये खोला गया है। और ये यूपी सरकार प्लस जो वहाँ की, जो यूपी की जो है, भारत की जो केंद्र सरकार का है पशु कल्याण बोर्ड, वो दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आपकी, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास पुणे, मुंबई, पटना और भोपाल। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने मिल करके क्या किया है कि इस प्रौद्योगिकी संस्थान को लगाया है। और ये कहाँ पर लगाया गया? तो जो मुंबई में NDFC कॉम्प्लेक्स है, NDFC कॉम्प्लेक्स में इसे लगाया गया है। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ? मुंबई में किया गया। अगला है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ जो है वह किया जाएगा? पूर्ण स्वदेशी। हालांकि भारत में पहले भी भूतापीय, आपको पता होगा, ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ, जैसे मणिकरण आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश, फिर पुगा आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से स्वदेशी 50 किलोवाट का जो लगाया जा रही है कहाँ पे लग रहा है? तो ये लग रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये सेंटर फॉर एनर्जी जो है स्टडीज एंड हेल्थ सर्विसेज के द्वारा जो है इसको लगाया जा रहा है। 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है मानव स्तर पर क्वांटम गुणों की पहचान करने के लिए किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा प्रतिवर्ष अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भौतिक जो है विभाग में किसको दिया गया भौतिकी में? तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट, जॉन एम मार्टिनस, उपयुक्त में सभी, ये सभी को दिया गया। और एक और बात आप जान लीजिए, अभी तक भारत में सिर्फ एक व्यक्ति को जो है भौतिकी के तौर पे दिया जा चुका है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, आप ना जानते होंगे, उनको जो है 1930 में जो है इकलौते भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है।
आई होप क्लियर हो गया। इसमें क्या किया जाता है कि 11 मिलियन का स्वीडिश क्राउन होता है वो आपको दिया जाता है, मतलब दिया जाता है। और ये कौन देती है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ जो साइंसेज है वो इसको देती है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, और ये जो दिया गया, ये दिया गया किसको, प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को ये जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। याद रखिएगा, इन्हें मरणोपरांत 2025 में ये पुरस्कार दिया गया है। रॉयल नर्लिकर सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जो प्रस्ताव लाया 2728 वो किससे संबंधित है, ये जो 2728 जो लाया गया है, मतलब सॉरी 2728 से जो लाया गया ये है आपको विवादों का, है ना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए जो है ये पुरस्कार जो है ये लाया गया। आप जानते होंगे कि जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है इसने ये घोषणा 22 जुलाई 2025 को किया था। चार्टर जो उसका अधिनियम है भाग 6 के तहत अध्याय, उसके तहत इसकी घोषणा की गई। यूएन का पता होगा कि आपको अभिन्न अंग है यूएनएससी। भारत में चर्चित विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है, भारत में नहीं, हाल ही में चर्चित विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है उसका नाम है होंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये पूछ रहा है किस देश में है, तो ये हो जाएगा आपको चीन में। चीन में जो है ये सबसे ऊंचा जो है पुल में से एक है। एक और बात दिमाग में बैठा लीजिए, पूरी दुनिया में 20 सबसे बड़े ऊंचे पुल में से 18 ऊंचे पुल जो है वो अकेले चाइना में है। अगर हम इसका बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है लगभग वो 625 मीटर है, और लंबाई जो है वो 1420 जो है वह मीटर की है। और कहा जाता है कि पहले इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए लंबा समय लगता था, वो अब बहुत कम हो गया, 2 मिनट का मात्र अब समय रह गया है। और इसको बनाने में टोटल जो है वह 3 साल लगा था, और लगभग 28 करोड़ डॉलर का टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और जापान के बीच जेमैक्स नामक जो नौसैनिक अभ्यास 2025 हुआ, ये कई बार हम आपसे करवा चुके, फिर भी एक बार और आया है। जेमैक्स नौसैनिक अभियान 2025 कहाँ हुआ, तो ये आपको हुआ है योकोसुका में। योकोसुका जापान का है, जो कि भारत और जापान के बीच में ये कराया गया है, और जापान का योकोसुका बंदरगाह है, उसी योकोसुका बंदरगाह पर जो है ये जेमैक्स नौसैनिक अभियान जो है वो कराया गया है। हाल ही में चर्चित जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको आप WNBR के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना जो है वह किया गया है। तो ये जो है पता होगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर बेहतर एक जलवायु हो, जहाँ पर जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित हो, तो ऐसा जो पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ 1976 में। याद रखिएगा 1976 में। और पूरी दुनिया में टोटल जो है वो आपको जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र की संख्या 759 है। ऐसे भारत में बात करेंगे तो टोटल इसके रिजर्व की संख्या 18 है, उसमें से 13 को जो है वो यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, मान्यता दिया गया है। 18 में 13। भारतीय सेना को किस देश ने आपचे जो है वह AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजिया उत्तर प्रदेश में पहुंचा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका की जो मतलब जो है बोइंग द्वारा कंपनी निर्मित, द्वारा बोइंग जो कंपनी है उसके द्वारा ये निर्मित किया गया, और 22 जुलाई 2025 को ये जो है हिंडन एयरबेस जो है कहाँ, उत्तर प्रदेश ये पहुंचा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आपके, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड द्वारा जारी किया गया, उसमें सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया, तो सबसे सुरक्षित शहर जो माना गया अभी वो कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है, ये भी आया है। और कोलकाता को ये चौथा बार जो है ये माना गया, और 20 लाख की अधिक आबादी में ये काउंट किया जाता है, और उसमें कोलकाता जो है नंबर 1 पर है, जिसमें से कई 19-20 प्रमुख शहरों को रखा गया था। हर्ष संघवी किस राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, हर्ष संघवी जो है वो बने हैं गुजरात के, जो है ये हर्ष संघवी जो है वो आपको क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने हैं, तो ये बने आपको 17 अक्टूबर 2025 को, बीजेपी से हैं, और ये जगह एक है माजुरा, वहां से ये MP है, MLA है। विश्व का सबसे पहला लाइव अंडर वाटर याद रखिएगा इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है वो कहाँ किया गया, तो ये पलाऊ में किया गया। ये कहाँ पे किया गया, पलाऊ में, अक्टूबर 2025 में ये कराया गया। वो इसके मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बोले राष्ट्रपति हैं, जिसका नाम सुरंगेल विप्स है, उन्होंने ये चीज़ की घोषणा की। पलाऊ जानते हैं नहीं है तो जान लीजिए 340 द्वीपों का क्या है, एक समूह है, याद रख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज में क्या नाम है, पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स अन्वेषण के लिए विशेष अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल का समझौता किया है, तो ये भारत ही है जिसने क्या किया है कि इसको समझौते पे हस्ताक्षर किया है। थोड़ा इसके बारे में 1 सेकेंड के लिए जान लीजिए। ये जो है
एक पॉलीसल्फाइड मॉड्यूल्स होता है जो कि एक वैश्विक लाइसेंस होता है जिसमें आप समुद्रों में खोजबीन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अक्टूबर 2025 में परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधी अस्थायी संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया, ये संजय कुमार झा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार झा को नियुक्त किया गया। 20वां क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई द्वारा जारी 2024-25 में प्रति व्यक्ति यूपीआई जो है, प्रति व्यक्ति यूपीआई मतलब हो गया कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यानी जो यूपीआई से जो ट्रांसफर किया गया, उसमें प्रति व्यक्ति लेन देन में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1, मतलब यूपीआई के ट्रांजैक्शन में नंबर 1 जो राज्य है वो कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र में यूपीआई का ट्रांजैक्शन सबसे अधिक हुआ है। औसतन कहा जाता है कि इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन ऐसे महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति यूपीआई का जो लेन देन हुआ है वो 17.4 रुपये के आसपास हुआ है प्रति व्यक्ति। यानी कहने का मतलब सबसे अधिक जो है वह यूपीआई का ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, तो वो आपको महाराष्ट्र में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे 97.2%, जिसको आप महासागर के नाम से भी जानते हैं। 3% जो है वह स्वच्छ जल के तौर पे देखा जाता है, आप जानते होंगे, मृदु जल जिसको आप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में नहीं है? एशिया में बंदरगाह नहीं है, तो देखिए संघाई एशिया में ही है, ओसाका एशिया में ही है, सिंगापुर भी क्या है, एशिया में ही है, जबकि ये रॉटरडैम जो है ये नीदरलैंड में है, ये नीदरलैंड में। बाकी ये सब जो भी है सभी के सभी एशिया में ही है। भारत का एकमात्र पुष्प सक्रिय ज्वालामुखी जो है, एकमात्र भारत का ज्वालामुखी है जो कि कहा जाता है कि 138 साल के बाद आया था। वो पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो 1991 में इसे देखा गया था लास्ट टाइम में, और ये कहाँ पर है, तो 135 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से हट करके एक जगह है जिसका नाम है बैरन द्वीप, है ना। बैरन द्वीप जो है कहा जाता है 138 किलोमीटर हट करके, सॉरी 138 साल नहीं, 150 साल के बाद, सॉरी 138 किलोमीटर हट करके 150 साल के बाद 1991 में बैरनलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिला, जिसको आप एक्टिव वल्केनो के नाम से भी जानते थे। एकमात्र एक्टिव वल्केनो भारत में वो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में है। फिर उसके सीली भवन शब्द में कौन सा भौगोलिक शब्द है? सीली भवन एक्चुअली में एक लिथिफिकेशन होता है, और ये लिथिफिकेशन शब्द जो है वो चट्टानों से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चट्टानों में जो पानी होती है उससे ये संबंधित बात किया जाता है। उसके बाद बात कर रहा है कि बरदोई सिला तूफान, एक बरदोई सिला तूफान है, भारत के किस राज्य में उठता है? तो ये आपका असम हो जाएगा। असम में जो है इस प्रकार का ये उठता है। कहा जाता है कि ये मानसून आने से पहले की ये घटना है, जिसमें मार्च से लेकर के मई तक में बहुत तेज हवा तूफान के तौर पे ये चलती है। और इसका 2 शब्द है, बार मतलब हवा और दोई मतलब तूफान, यानी हवाओं का जो तूफान आता है ये असमी शब्द है, इसलिए इसका नाम बरदोई सिला नाम रखा गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको असम हो जाएगा। लाल चंदन जिसको नामक स्थानीय वृक्ष जो है प्रजाति है, जो उसका भारतीय भौतिक विभाजन में कहाँ तक सीमित है? तो ये पूर्वी घाट जो है वो यहीं पर होता है। आप जानते हैं लाल चंदन रेड जो ये है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटोकार्पस एस्टोमिस जो है, एस्टोमिनियस जो है वो इसका नाम है। ये पहाड़ जो है, पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे शेषाचलम है आपको, फिर उसके बाद आपको लंकामाला है, ये सारे क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूर्वी घाट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, लाल और पीली मिट्टी जो है उसके कुछ हिस्से आसानी से पाई जाती है। तो लाल और पीली मिट्टी पता होगा दक्षिण भारत में पाया जाता है, और इसमें दक्षिण भारत वाले अगर क्षेत्र को अगर आप गौर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन दिखता है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यानी अगर भारत के मैप को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो दक्षिणी भारत हमारा है इसमें जो है लाल पीली मिट्टी आपको इस सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजस्थान गुजरात साइड में चलेंगे तो आपको ज़्यादातर बलुई मिट्टी देखने को ज़्यादा मिलता है। मणिपुर सिक्किम साइड में अगर हम चलते हैं तो ज़्यादातर पहाड़ी मिट्टी देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर वगैरह में भी आपको पहाड़ी मिट्टी देखने को मिल जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको उड़ीसा और लाल और पीली मिट्टी कहते हैं, है ना। लाल ही कलर जब चेंज कर देता है तो वो पीला कलर का हो जाता है। मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न, आप जानते होंगे कर्तनी एवं दहन प्रणाली जिसको कहते हैं, जिसको इंडिया या वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पूछ रहा है मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न को कुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुड़वा कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, इसको क्या कहते हैं? कुड़वा कहते हैं। एक और बात जान लीजिए, इसको अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से भी जाना गया है। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बता दें, नहीं एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी वही तो हम भी सोच रहे हैं, सॉरी एक मिनट। कुड़वा नहीं, इसको बेवर कहते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? बेवर कहते हैं। झूम जो है
सॉरी, झूम जो है वो आपको 2 मिनट को, झूम जो है वो आपको उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहा जाता है। कुड़वा जो है आपको कुड़वा जो क्षेत्र देखते होंगे ये आपको झारखंड में कहा जाता है, और जो वालड़े है वो राजस्थान में कहा जाता है। बाकी इसको पोडू, मिल्पा, रॉय, लदांग है ना, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रेत में पाया जाता है? मतलब ये जो रेत है, मिट्टी चट्टान है, यह केरला में पाया जाता है। मोनाजाइट जो है वह केरला में पाया जाता है, और इसके अलावा तमिलनाडु वगैरह में भी होता है। तो इसमें फॉस्फेट एक खनिज होते हैं जो पृथ्वी तल में थोड़ी में ये मुख्यतः देखने को मिलता है। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रकाश से आने वाला जो स्रोत है वो अवरुद्ध हो जाता है, उसको अंबड़ा कहते हैं। अंबड़ा जो है यहाँ पर आकर के वो एकदम जो है छाया बन जाता है, जो एकदम भीतरी गहरा हिस्सा हो जाता है, यहाँ पर आके रुक जाता है। भारत में पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्र था, अधिनियम पेशा, उसको किस वर्ष तक पारित किया गया? तो इसे जो पारित किया गया वो साल 1996 में। एक्चुअली में क्या था कि पांचवी, अच्छा इसको कहाँ डाला गया? पांचवी अनुसूची में डाला गया। जब 73वां संविधान संशोधन चल रहा था 1992 में, तो इसको उस समय ऐड नहीं किया गया था, इसलिए 1996 में बाद में जो थुंगन कमेटी था, याद करिए, जिसका रिपोर्ट डाला गया था, उसके तहत इसको बाद में फिर डाला गया था। पदोन्नति में आरक्षण संविधान निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आता है? तो पदोन्नति में आता है आपको 16 का 4 का ए, अनुच्छेद सी, ये अनुच्छेद 16 का 4 का ए। आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 16 जो है जो समानता के अधिकार के तहत आता है, और अब समानता का अधिकार जो है वो आपको 14 से लेकर के 18 तक है, जिसमें से आपको आरक्षण में जो है प्रावधान का बात जो करता है वो 16 से 16 4 ए में कहता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, या योजना आयोग जो पहले था उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था योजना आयोग, जिसको 2014 में जब बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी तो इसने इसको भंग कर दिया और ये नीति आयोग ला दिया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपको हम करवा चुके क्वेश्चन, दिमाग में बैठा लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में जो सरकार है वो अल्पतंत्रीय नहीं है, संप्रदायवादी भी नहीं है, राजतंत्रीय भी नहीं है, संसदीय है ना, संसदीय आधार पर गवर्नमेंट है, और ये यूके से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करती है? यानी हम जो निर्वाचन करते हैं, जिसमें अपने जो प्रतिनिधित्व होते हैं उसको चुनते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, क्योंकि सरकार चुनी जाती है और वो हम जनता के द्वारा चुनी जाती है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो अनुशंसा है वो पहली बार 1957 में जो किया गया वो बलवंत राय मेहता समिति था, जिसने पहली बार पंचायत राज को 3 स्तरीय बनाने की बात की थी, तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। मान लीजिए कि एक सशक्त बल के अधिकारी उसकी महिलाओं के होने के कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, मतलब एक सशक्त बल की महिला है जिसे महिला होने की वजह से उसे क्या कर दिया, पद नहीं दे पाया गया। तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो भैया समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि समानता मतलब सबके लिए बराबर। भारतीय संविधान में किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है? व्यापार की स्वतंत्रता जो ली गई है वो आपको ली गई है कहां से? वो ली गई है आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में व्यापार के बारे में जिक्र किया गया है। और आज का 1 मिनट, हाँ, आज का लास्ट में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा। भारतीय संविधान की एकात्मकता विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एकात्मक, एकात्मक, सशक्त केंद्र, ये तो एकात्मकता को ही दर्शाता है। प्रतिनिधित्व की असमानता, 1 मिनट, संविधान में नम्यता होना, हाँ, ये एकात्मकता को नहीं दिखाता है, क्योंकि संविधान का नम्यता होना मतलब संविधान हमारा कठोर भी नहीं है और रिजिड भी नहीं, मतलब सॉरी क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्सिबल भी नहीं है। यानी कि हम अगर चाहें तो संविधान को अपने हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो बदल सकते हैं। और आज का अंतिम सवाल आपका है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया भारत में किस संविधान के तहत लाया गया है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 61 में भारत के संविधान में महाभियोग की बात की गई है, इसलिए इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था 40 नंबर तक वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर लेकर के चलेंगे, फिर उसके बाद मनोज सर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो लेकर के चलेंगे। कल आपको आज 53 मिल गया, कल आपको 54 और 55 मिल जाएगा। फिर लगभग प्रयास है कि 60 सेट आपको करवा दिया जाए, ताकि दरोगा के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।
नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने समीर सर के साथ 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। अब हम लोग उसके आगे इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और 41वां नंबर सवाल जो अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर का बात कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या होता है, कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है, तो ये सवाल है। तो ध्यान रखिएगा कि 8 आधारभूत उद्योग बनाए गए हैं, ठीक है। 1973 में 8 आधारभूत उद्योग बनाए गए हैं और कोर सेक्टर यही है। कोर सेक्टर का मतलब है, या आधारभूत उद्योग का मतलब है कि जो दूसरे जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं, उनके कार्य में वो उसमें उपयोग में आए, उसी को बोला जाता है आधारभूत उद्योग। तो 1973 में 8 आधारभूत उद्योग हमें देखने को मिलते हैं। तो कोर सेक्टर का अर्थव्यवस्था में तात्पर्य होता है कि चयनित आधार उद्योग, ठीक है, आधारभूत उद्योग। तो ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाली ऋण को क्या कहते हैं। आज ऋण दिए, फिर कुछ अगले ही दिन हम आपसे ले लेंगे उस ऋण को, तो उस ऋण को क्या पुकारा जाता है, कॉल मनी कह के पुकारा जाता है। याद करिए, हम लोग इससे थोड़े पिछले ही सेट में, अगर आप लोग लगातार ऊंची उड़ान के साथ जुड़े होंगे और लगातार अगर टेस्ट को दे रहे होंगे, तो आपको ये सारे प्रश्नों में कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे प्रश्न बहुत बारी साझा किया है, बहुत बारी देखा है, ठीक है। 43 नंबर सवाल, 43 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सर ध्यान देना है कि सत्य नहीं है। पूछा जा रहा है कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। एकदम सच बात है, केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। सही बात है। आरबीआई देश की विदेशी निधि का संरक्षण है, विदेशी निधि को संरक्षण करके रखता है। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई है। सर 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 पूछा जा रहा है कौन गलत है। और हम लोगों ने पहले के लाख सेट में, वो सुमित सर हो चाहे हम हो, आपको हर बारी इस सेट में, हर 2-3 सेट में के बाद एक प्रश्न आपको ऐसा मिलता है। उसके एनालिसिस में हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी। अप्रैल 1935 में की गई थी। और यहाँ दिया क्या है, 1949। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है और यहाँ लिखा गया है 1949। इसी कारण से ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमारा आंसर वहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। 44वें नंबर सवाल पे आते हैं कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1976 में की जाती है, मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। ये जो एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो ये है मैनेजमेंट, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा 1976 में इसकी स्थापना की गई है और हैदराबाद में हमें ये देखने को मिलता है। 1976 और हैदराबाद आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45वां नंबर सवाल कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र के विचार में किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया है। तो 1956 का प्रौद्योगिक नीति, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखा गया है, ठीक है। यही नीति प्रस्ताव रखा गया, औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है 1956 में हमें देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। फिर सवाल यही है कि कौन सा कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं लेती है। आयकर नहीं लेती है क्या? आयकर तो लिया जाता है, सीमा शुल्क भी लिया जाता है, उत्पादन शुल्क भी लिया जाता है, लेकिन व्यावसायिक कर, मनोरंजन कर, ये सब कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ सवाल यही था कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं संग्रहित किया जाता है। तो व्यावसायिक कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर निफ्टी, ठीक है। निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी जिसका संबंध 1992 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 1992 में हमें देखने को मिलता है। निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एजेंट्स सूचांक, ठीक है, यही निफ्टी से संबंधित हमें देखने को मिलता है। तो निफ्टी का जो संबंध है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचांक से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है, ठीक है। एक सेकंड ऑप्शन ढक रहे हैं, ठीक है, जरा से रुकिएगा। हाँ, राजकोषीय नीति का भाग कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है, तो ध्यान रखिएगा कारारोपण जो है उसका भाग है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न, ई व्यापार का अर्थ क्या होता है। ई व्यापार जो हम लोग आज के समय में अमेजोन या इस प्रकार से जो ई व्यापार किया करते हैं, इसका संबंध आखिरकार क्या चीज से है, ठीक है। तो ये जो है निर्यात व्यापार नहीं होगा, यूरोप देशों से व्यापार ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट से मान लीजिए अगर हम सामान मंगा रहे हैं तो वो भी ई व्यापार का एक भाग है, वो भी एक ई व्यापार है। लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं।
इंटरनेट द्वारा व्यापार को क्या कहते हैं? ई व्यापार कह के पुकारा जाता है। क्या होता है ई व्यापार में? कि हम लोग बाहर से मतलब कि कोई भी सामान को इंटरनेट के जरिए मंगाते हैं। आए दिन आपको देखने को मिलता होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सारे क्षेत्रों में इंटरनेट द्वारा व्यापार किया जाता है। व्यापार का देश एक देश द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार के संदर्भित करता है। कौन सा संदर्भित करता है? व्यापार का कौन सा भाग? ठीक है, 50वां नंबर सवाल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है? संगठन। ठीक है, संगठन जो है वो जो है इसका भाग का पार्ट रहता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित की गई कौन सी पार्टी थी? ठीक है, कौन सी पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई है? इतिहास के सवाल में तो ध्यान रखिएगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है सोहन सिंह भाकना के द्वारा। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई है और स्थापना कौन कर रहे हैं? वो गदर पार्टी की सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो बता दें कि जो असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा है, असहयोग आंदोलन क्यों चल रहा है आपको पता होगा। असहयोग आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर अगर चल रहा है तो इसका कारण है जलियांवाला बाग। ठीक है, साथ साथ रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग आपको पता है अप्रैल 1919 की घटना। ठीक है, 13 अप्रैल और बैसाखी का पर्व था और जनरल ओडायर के द्वारा बहुत सारे अधिकांश संख्या को मारा गया, भारतीयों के लिए काला दिन। इसमें जो है हमारे जलियांवाला बाग की घटना होती है। रॉलेट एक्ट भी हमें देखने को मिलता है कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे आंदोलनों में जीत के बाद ब्रिटिशों के द्वारा राष्ट्रवाद को कम करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील ऐसी बात कही गई और इसमें किसी के भी ऊपर शक होगा तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो ये काला कानून माना गया। साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या है आपको पता है? खिलाफत आंदोलन हमें देखने को मिलता है कि जब खलीफा को टर्की से हटाया जा रहा है, खलीफा जो एक इस्लाम जगत के राजनीतिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं, धार्मिक बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन जब खलीफा को हटाने की बात की जाती है तो इससे मुस्लिम वर्ग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और भारत में अली ब्रदर्स गांधी जी से आकर के मिलते हैं और खलीफा आंदोलन में गांधी जी ने भी सपोर्ट दिखाया और भारत भी खलीफा आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। इन तीनों आंदोलनों को जोड़ करके असहयोग आंदोलन की नींव रखी जाती है और ये कहा जाता है कि हम अब अंग्रेजों के साथ एकदम से असहयोग करेंगे, हम उनको उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे उनके वस्तुओं का। तो ये जो आंदोलन होती है उसके बाद 1922 फरवरी 1922 में बहुत सारे पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन क्योंकि पुलिसकर्मी जो मरे हैं और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की गई है वो गांधी जी के द्वारा की गई है, इसी कारण से इसमें गांधी जी को जोड़ा गया और गांधी जी के ऊपर आरोप लगे कि चौरी चौरा हत्याकांड अगर हुआ है तो उसके बीज अगर उसमें अगर रोल है तो उसमें आपका भी रोल है और गांधी जी को जेल हो गई। ठीक है, और उसके बाद उनको न्यायाधीश के सामने लाया गया और जब न्यायाधीश यहाँ पर आते हैं वो भी गांधी जी जब देखते हैं तो वो भी गांधी जी को देख के खड़े हो जाते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि 6 साल का सजा मिला था 1922 में गांधी जी को, लेकिन न्यायाधीश के द्वारा ये भी बात कहा गया है कि अगर आपकी सजा को कोई कम करा देगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न हम होंगे, सबसे ज़्यादा खुश हम होंगे। और ऐसी बात कराने वाले कौन है? ऐसी जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, C.N. ब्रूमफील्ड, ठीक है, ब्रूमफील्ड, यही थे हमारे न्यायाधीश जिन्होंने गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर कोई आपकी सजा को कम कर सकता है तो हम सबसे ज़्यादा प्रश्न हम ही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करो या मरो नारे के प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई है, किनके द्वारा दिया गया है करो या मरो का नारा? ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर महात्मा गांधी। आपको पता है ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जा रही है और ये ग्वालियर टैंक 8 अगस्त को खड़े हैं 1942, ठीक है, 1942 8 अगस्त को गांधी जी खड़े हैं और गांधी जी इसी ग्वालियर टैंक से करो या मरो का नारा लगाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा करो और मरो का नारा जो है वो गांधी जी के द्वारा लगाया गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी पे ही सवाल है। गांधी जी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो ध्यान रखिएगा ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, अंतर्राष्ट्रीय ये रॉलेट एक्ट था, ठीक है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट हमें
1784 में ही देखने को मिल जाता है। और ये जो अधिनियम है, विनिमय अधिनियम नहीं, रॉलेट एक्ट, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद के बाद राष्ट्रवाद को कम करने के लिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट लाया गया और इसी के खिलाफ गांधी जी ने 1919 में इसी का बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। इसी में सत्यपाल जो है वो जेल चले जाते हैं और अमृतसर में लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमारे नेता को छोड़िए, और इसी में जलियांवाला बाग की घटना भी घटती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशवाद शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण का वकालत की थी? किनके द्वारा ये वकालत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। ठीक है, 56 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर फॉर स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया है? किनको आखिरकार इनके द्वारा स्लेव का दर्जा दिया गया कि ये अधिनियम और कुछ नहीं, ये दास बना रही है, स्लेव बना रही है आपको। तो ये जो अधिनियम है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को ही इन्होंने इस तरीके के बात से नवाजा था कि ये दासता, ये स्लेवरी का अधिनियम है। लेकिन आप जब भी कभी भी संविधान को देखते हैं तो उसमें भी आपको 1935 के अधिनियम का बहुत सारा भाग आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अम्बेडकर नेहरू जी के द्वारा जो है इनको दासता का एक नया पत्र माना गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे आखिरकार वाइसराय? ठीक है, कौन थे आखिरकार वाइसराय? और याद करिए 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आ रहा है। ये बात आपको नहीं भूलना है कि इस समय मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आ रहा है। तो इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चैम्सफोर्ड। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पता है 1919 में अधिनियम आ रहा है सर, जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, और उससे भी पहले 1909 में एक रिफॉर्म आ रहा है, एक सुधार आ रही है जिसको बोला गया मॉर्ले मिंटो सुधार, और यहाँ पर आया है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो इस समय में वाइसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा, चैम्सफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 58 नंबर, बड़ा ही इजी सवाल है क्योंकि सवाल 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति के विद्रोह में अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करे जाने वाले शाहमल की लड़ाई डैश की लड़ाई में मारा गया था। शाहमल जो अवधि में जो लड़ाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौत में, 24 परगना में इनकी ये माना जाता है 24 गांव थी, और यहीं पे इन्होंने इस लड़ाई को लीड किया था यहाँ से। ठीक है, बड़ौत से। तो इनकी जो मौत है वो कहाँ पर होती है? वो बागपत शहर के नाम से जाना जाता है। 158 आदमी मरे थे। ठीक है, जुलाई 1857 में इनकी मौत हो गई है। ठीक है, क्योंकि जितने लोग क्रांतिकारी थे, जितने लोग इनमें जुड़े हुए थे, उन सभी को मारा जा रहा था, और इनको भी जुलाई 1857 में मार दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जुलाई 1857 होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास से संबंधित में विचारक संदर्भ योग्य नहीं है? कौन सा योग्य नहीं है? ध्यान रखिए, शाहनामा जो है वो योग्य नहीं है, क्योंकि हमें जो भी देखने को मिलता है मुगल भारत, मुगल के बारे में अकबरनामा बहुत बड़ा सोर्स है, आलमगीरनामा और शाहजहांनामा, ये तीनों हमें मुगल काल से संबंधित देखने को मिलते हैं, लेकिन शाहनामा जो है वो मुगल काल से संबंधित नहीं है। इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शाहनामा। ठीक है, क्योंकि शाहनामा इनसे संबंधित नहीं था, इसी कारण से। ठीक है, शाहनामा की जो रचना है कवि फिरदौसी के द्वारा की गई है, ध्यान रखिए, लेकिन ये मुगल काल से संबंधित नहीं है, इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहनामा, ए नंबर। फिर प्रश्न आता है कि निम्न डैश में महमूद गजनी खिलजी ने को हराया गया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। किनके अंदर? तो राणा कुभा के साथ इनकी लड़ाई हुई है। तो ध्यान रखिए, राणा कुभा के साथ लड़ाई 1437 में। ठीक है, महमूद और राणा कुभा में, और राणा कुभा जीत जाते हैं। ठीक है, 1437 में लड़ाई होती है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, 1437 राणा कुभा जीत रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि राणा कुभा इस लड़ाई में जीत रहे हैं। ठीक है, इस लड़ाई में राणा कुभा जो है वो जीत रहे हैं, 1437 की लड़ाई है। निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? किनके द्वारा काकतीय वंश का समाप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, याद रखिए, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, और ये दिल्ली सल्तनत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, काकतीय वंश जो है वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, दिल्ली सल्तनत ने अपने अंदर इसको मिला लिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने आंध्र प्रदेश के काकतीय क्षेत्र को मिला लिया था। ठीक है, 62 नंबर,
फारसी विद्वान अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान से भारत आया था? तो बता दें कि इनके जो अल-बरूनी जो हैं ये बचपन से बहुत ज़्यादा ही तेज थे, ठीक है। ये कवि भी थे, इनको हर भाषा का नॉलेज था, ठीक है। हर भाषा का इनको ज्ञान था, खाली ये ग्रीक लैंग्वेज, यूनान लैंग्वेज नहीं जान रहे थे। भारत आए, भारत आने के बाद इन्हें भारत से प्यार हो गया, अपने जीवन का सारा समय इन्होंने भारत में ही बिताया और भारत में इनकी मौत हो जाती है। ये यहाँ पर आते हैं, इनको संस्कृत भाषा में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने संस्कृत में धर्मशास्त्र और इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया और भारत में संस्कृत को समझने का प्रयास किया। अल-बरूनी के द्वारा किताब लिखा गया है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है किताब उल हिंद, ठीक है, याद रखिएगा। अल-बरूनी के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम है किताब उल हिंद। और ये किनके शासनकाल में आए हैं? तो ये किनके साथ आए हैं? तो महमूद गजनबी के साथ आए हैं। माना जाता है कि महमूद गजनबी ने उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म के क्षेत्र पर हमला किया और इसी उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म में हमारे अल-बरूनी जी का घर था और यहीं से इनको बहुत विद्वान व्यक्ति मिलते हैं और उनको ही अपने साथ लेकर के आ जाते हैं और वो है महमूद गजनबी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, माना जाता है कि गौतम सिद्धांत ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश में शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। बता दें कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग को नहीं अपना करके कठोर मार्ग को अपनाया था। मतलब क्या है, देखिए बुद्ध के द्वारा जो है वो मध्य मार्ग की बात की गई है, जहाँ ये बोला गया कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा कठोर होना है, क्योंकि जैसे जैनिज्म आपको देखने को मिलता है बहुत कठोरता पे ध्यान रखा है, लेकिन इनका मानना था कि नहीं हमें उतना कठोर नहीं होना है। इसी कारण से ये कठोरपन के लिए इन्होंने उससे पहले बहुत ज़्यादा कठोरता से तपस्या किया था। और ये तपस्या कहाँ चल रही है? ये तपस्या चल रही है पाग बोधि के पास, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा पाग बोधि। फिर इनके द्वारा यहाँ आया गया और फिर इन्होंने बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न 64 नंबर, 64 नंबर, अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा 64 नंबर इधर होगा, सॉरी, आ जाते हैं। 64 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ठीक है, कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 64 नंबर, तो पंजाब में कौन सा स्थित है? कोट दीजिए नहीं, बालू और बनावली नहीं होगा। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बाकी हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा कोट दीजिए, हरियाणा और बनावली भी हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए ये दोनों क्षेत्र जो है वो हरियाणा में है, प्लीज़ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, हरियाणा में है। और कोट दीजिए जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को कि रोपड़ जो है वो पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर लिया है। ये नगरीय सभ्यता है, लेकिन फिर ये सभ्यता का पतन हो जाता है 1900 शताब्दी में। 65 नंबर की प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत महाकाव्य में अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में कौन सा जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है? किन्हें? जिसमें 18 पर्व का जिक्र किया गया है, याद रखिए जिसमें 18 पर्व हैं, वो कौन होंगे? महाभारत। महाभारत पूरे भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और ये माना जाता है क्या कि इसमें 18 पर्वें हैं और ये महाभारत जो है वो गतिशील महाकाव्य है, वो आगे भी बढ़ते जा रही है, उसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि महाभारत जो महाकाव्य है इसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में इसको लिखा गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। बिहार के सड़क का घनत्व पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए 66 नंबर सवाल से। अब इतिहास नहीं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार के कुछ पोर्शन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पूछा गया है कि बिहार में सड़क घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर कितना है? तो 3167, ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन प्लीज देखिए, 2025 से ही सवाल आपको मिलेगा अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि 67 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न का सवाल देखिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहाँ बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रह डैश स्मृति स्तूप की उद्घाटन किया है? तो वो वैशाली में किया है, प्लीज़ याद रखिएगा, वैशाली में नीतीश कुमार के द्वारा जुलाई 2025 में, ठीक है, जुलाई 2025 में इसकी ये की गई है। हाँ, फिर 3 सवाल बचता है। 68 नंबर, 68 में है कि 1956 में बिहार का कौन सा जिला बंगाल से मिलाया गया है? ठीक है, कौन सा जिला? तो पुरुलिया जो है वो आपका मिलाया गया है, ठीक है, पुरुलिया, ठीक है, इसको जो है बिहार के साथ, बंगाल के साथ मिला दिया गया है। बिहार में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मंदार पर्वत या बराबर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ या सोमेश्वरी किला? तो ध्यान रखिए एक चीज़ को कि बराबर मंदार पर्वत बिहार के
उतने ऊंचे स्थल में नहीं आता है, यहाँ पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा, तो ध्यान रखिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सोमेश्वर किला। ठीक है, सोमेश्वर किला इसका राइट आंसर होगा। सीतामढ़ी के पुनेरिया धाम माताजी जानकी के जन्मभूमि में कितने करोड़ का लागत से माता जननी का मंदिर बनाया गया है? प्लीज़ इस चीज़ में ध्यान रखिए कि इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, 2.87 और कहीं कहीं पे आपको 883 भी देखने को मिलेगा, तो ये भी राइट आंसर होगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि 0.87 का बात किया गया है। इतने पैसे जो हैं वो हमारे माता जानकी की जन्मभूमि पर खर्च किए जाएंगे, इतने करोड़ रुपए। तो यहाँ तक के प्रश्न हम लोग बिहार के साथ हैं। बाकी का जो प्रश्न है वो साइंस और मैथ के प्रश्न को आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए और ऊंची उड़ान के इस अभियान में आप भी जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं साइंस, इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स। इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को अन्य सब्जेक्ट कवर कराए होंगे। तो चलिए हम लोग साइंस वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन और इस सेट का 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का क्या होता है जो एक तरह से घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो वो हो जाता है परिमाण। ठीक है, परिमाण जो होता है वो घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, जो एक तरह से उत्प्लावन बल पे कार्य करता है। ठीक है, बाकी सब निर्भर नहीं करते। अब देख लेते हैं एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी यानी एफ के पदों में के बराबर होता है। तो देखिए जो ये ध्रुव दिया है, तो किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं आर से, और आर बराबर 2f होता है, 2f। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये एक तरह से दर्पण हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है, C, और यहाँ पे होता है फोकस। ठीक है, फोकस और C। यहाँ पे देखिए एफ और यहाँ के बीच एक हो गया, और यहाँ पे एक एफ हो गया, यानी F1 और F2 दोनों मिलके कितने होंगे, 2f हो जाते हैं, 2f। यही होता है r बराबर 2f, यानी वक्रता के यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे ध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी f में अगर दर्शाते हैं तो एक f तो ये हो जाएगा, दूसरा f ये हो जाएगा, यानी 2f हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित होता है। तो तापन नियम पे, जूल के तापन नियम का एक फार्मूला क्या है, तो H उसमें बराबर क्या होता है, I² बराबर RT हो जाता है। ठीक है, I² बराबर RT। इमर्सन रॉड होता है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जो इस्त्री यानी कि आयरन होता है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जो हीटर होता है, गीजर होता है, ये सब के सब इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के किस पे, तो जूल के तापन नियम पे, जूल के तापन नियम पे। यहाँ पे इमर्सन रॉड सही हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर उठता है, तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। ठीक है, केशिकत्व। ओके, मिट्टी के बत्ती जो होता है, मिट्टी के तेल, लालटेन का बत्ती जो होता है, उसमें जो धागे होते हैं उसमें बहुत पतला पतला सा नलिकाएं होती हैं। ठीक है, उस नलिकाओं में हालांकि तेल जो होता है वो केशिकत्व क्रिया से ऊपर उठता है। उसमें दो बल काम करते हैं, एक ससंजक बल और एक असंजक बल। ससंजक बल जो तेल के अणुओं के बीच लगने वाला बल है वो ससंजक बल हो जाता है, और तेल और ये जो बत्ती होता है उसके दीवारों के बीच लगने वाला बल है वो असंजक बल हो जाता है। ठीक है, तो ससंजक बल असंजक बल कई बार पूछ देता है, तो दोनों हालांकि इसमें कार्य करते हैं। वो क्रिया कौन सी हो जाती है, तो केशिकत्व। बल के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। वो किस लिए बनाया जाता है, तो जब बल्ब अगर देखिएगा, ठीक है, बल्ब ऐसे ही होता है, यहाँ से एक तार निकला रहता है, यहाँ पे धागानुमा बनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का हालांकि ये बना होता है, तो ये कुंडली नुमा बनाया जाता है ताकि अधिक प्रतिरोध, एक तरह से उच्च प्रतिरोध इसमें प्राप्त हो सके और जिसके कारण बल्ब चमक सके। ठीक है, उसी के कारण बल्ब चमकता है, तो इसमें होता है उच्च प्रतिरोध। ठीक है, उच्च प्रतिरोध, हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस का एक उपकरण है। स्प्रिंग बैलेंस का एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डॉट को मापने के लिए किया जाता है। तो ये किसको मापने के लिए किया जाता है, तो बल को मापने के लिए। ठीक है,
बल को मापने के लिए। हालांकि कोई भी स्प्रिंग वाली तराजू वगैरह होता है तो उस पर बल को ही मापा जाता है एक तरह से। गति क्या है, तो इस गति किससे मापते हैं, तो स्पीडोमीटर होता है, उससे हम लोग गति मापते हैं। वेग और द्रव्यमान, ये संवेग का ही फार्मूला हो जाता है। संवेग मापने के लिए वेग इंटू द्रव्यमास, mv मास इंटू वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। तो मनुष्य की जो श्रव्य सीमा होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। अब बात करें, ये तो श्रव्य सीमा हो गई। कई बार पूछ देता है अवश्रव्य सीमा। तो अवश्रव्य मतलब हमारी कान जिस ध्वनि को नहीं सुन सकती उसे हम लोग अवश्रव्य, निचला स्तर। और एक होता है पराश्रव्य, यानी अधिकतम सीमा भी अधिक, यहाँ से ज़्यादा 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उसे भी हमारा कान नहीं सुन सकता, और 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको भी हमारा कान नहीं सुन सकता। तो इसे कहते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को हम लोग कहते हैं अवश्रव्य, ठीक है, अपश्रव्य या अवश्रव्य। और इसको हम लोग कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से बाहर वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य ये ध्वनियाँ हमारी कान नहीं सुन सकती हैं। कुछ विशिष्ट जीव होते हैं जो इन ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो उड़ता है रात में, चमगादड़, वो ये ध्वनि सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसमें अधात्विक खनिज कौन सा हो जाता है, तो हेमेटाइट, जो लोहा का अयस्क है एक तरह से, ये क्या है, ये धातु हो जाता है, ये धातु हो जाता है। पायराइट, पायराइट को एक तरह से मूर्खों का सोना कहते हैं, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना कहते हैं। तो एक तरह से ये भी धातु ही है। लेकिन चूना पत्थर क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और ये धातु नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से अधातु का काम करता है, अधातु हो जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का, तो ये भी एक तरह से धातु है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, धातु हो जाते हैं। लेकिन चूना पत्थर धातु नहीं है। और यहाँ पे यही पूछ रहा है अधात्विक खनिज का उदाहरण, तो अधात्विक चूना पत्थर हो जाता है। 78 के बाद देख लेते हैं 79 नंबर। यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है ना, वो लगभग 10 से लेके 11.5 के बीच में होता है। 10 से लेके 11.5 के बीच में, जो ये सही हो जाता है। 10.4 करेक्ट आंसर हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का खास करके प्रयोग जो पेट में जलन होता है उसके निवारण के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट में जो दर्द हो गया, एक तरह से क्या जलन होता है, जलन पैदा होता है, उसके निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा धवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। तो यहाँ पे धवन सोडा जो निर्माण होता है तो किस कच्चे पदार्थ से निर्माण होता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक होता है NaCl, यानी साधारण नमक भी प्रयोग में लाया जाता है, अमोनिया भी प्रयोग में लाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों धवन सोडा निर्माण के कच्चे सामग्री के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ देख लें NaCl, यानी कि साधारण नमक और जल, ये मिलके घोल बनाते हैं, ठीक है। नमक, जल और थोड़ा सा नींबू डाल दें तो नींबू पानी हो जाता है, एक तरह से घोल हो जाता है। बाकी ये साधारण नमक और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हालांकि कुछ नहीं बनाते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड और अमोनिया, हालांकि ये भी थोड़ा इससे भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो कार्बन का, देखिए कार्बन द्वारा नहीं, एक तरह से यहाँ पूछ रहा है निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो वो होता है धात्विक गुण, ठीक है। धात्विक गुण इनके द्वारा नहीं दर्शाया जाता है, कार्बन के द्वारा। धात्विक गुण में चमक होता है और आघात वर्धनीयता होता है। धात्विक कोई भी धातु देखिएगा तो उसमें चमक देखने को मिलेगा और उसमें आघात वर्धनीयता देखने को मिलेगा, यानी कि हम उसे पीट के तान सकते हैं। जैसे लोहा को पीट के चद्दर बनाया जा सकता है, सोना को पीट के बहुत लंबा तार भी बनाया जा सकता है। तो ये एक तरह से धात्विक गुण है जो कार्बन में नहीं पाया जाता, ठीक है। धात्विक गुण कार्बन में नहीं पाया जाता, बाकी ये सब पाया जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किस तत्व के गुण धर्म समान होते हैं। देखिए न्यूलैंड जब थे तो उन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था और उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना शुरू किया, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब हम सजाते हैं तत्वों को, तो जो उसका 8वें नंबर का जो तत्व है वो पहले नंबर के तत्व के गुणधर्म के समान होता है, ठीक है। उसका दोनों का गुणधर्म समान ही था। एक तरह से कहें तो जो संगीत का लय होता है सा रे गा मा पा दा नी सा,
ठीक है। तो फिर से 8वां जो होता है धूम वो शुरू होता है 1 से। वैसे ही सेम ये भी था। तो इनका जो अष्टक नियम था, यानी पहला तत्व और 8वें तत्व का गुणधर्म समान बताया गया था। तो कौन से तत्व हो जाते हैं इसमें शामिल? तो ये हो जाता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और मैग्नीशियम का 12 है। इनके बीच 8 का अंतर है, 8 का अंतर है ना। तो ये हालांकि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनके दोनों के गुणधर्म समान हो जाते हैं। ऐसे ही आ जाता है जैसे क्या हो जाता है, लिथियम, लिथियम और सोडियम। ये भी कभी कभी पूछ देता है, इनका भी गुणधर्म समान है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और सोडियम का 11 होता है। इनके बीच अंतर कितना हो जाता है? 8 का। ठीक है, तो ये अष्टक नियम के सिद्धांत के तहत आते हैं। लेकिन इन्होंने पाया था कि 20 के बाद, यानी कैल्शियम के बाद जो भी तत्व हैं वो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये नियम का पालन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथाइल अल्कोहल का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख लेते हैं, मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है और क्लोरीन का Cl होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या बन रहा है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसका फार्मूला होता है Cl3SCCH3Cl होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे इसके एक अणु, मीथेन के एक परमाणु क्लोरीन उसके जगह पे क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, मीथेन के एक परमाणु के जगह क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया कार्य कर रही है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये सब हो रहा है, प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, धवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो धवन सोडा बनाने के लिए इसमें NaCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। अभी हम लोग शुरू में, हालांकि ये क्वेश्चन में हम लोग देखें, ठीक है, क्या क्या देखे थे? तो NaCl और वहाँ पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब देखे थे हम लोग। बनाने के लिए, धवन सोडा बनाने के लिए प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ये एक प्राकृतिक स्रोत है। बाकी वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये कृत्रिम स्रोत हो जाते हैं। ऊर्जा संयंत्र, हालांकि ये भी कृत्रिम स्रोत हैं। लकड़ी का जलना, हालांकि हम ही लोग जलाते हैं, तो ये भी कृत्रिम स्रोत हो जाते हैं। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो क्या है? तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत हो जाता है। अब आगे हम लोग देख लें, आगे हम लोग देखें तो हेलो हेलो हाँ, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली, कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो हम ये लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है राइबोसोम, और लाइसोसोम आत्मघाती थैली होता है। गल्जिकाय क्या होता है? तो गल्जिकाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ध्यान रखिएगा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो गल्जिकाय को कहा जाता है। मुंह की परत से बनी होती है, जो मुंह की आंतरिक भाग की जो परत होती है वो सक्वैमस उपकला से बनी होती है, सक्वैमस उपकला से बनी होती है। ठीक है, घनाकार उपकला से क्या बना होता है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, खास करके जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां और ग्रंथि और जो गुर्दे की नली होती है, ठीक है, गुर्दे की नली वो बनी होती हैं। गुर्दे की नली और ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती हैं वो घनाकार उपकला से बना होता है। स्त्रीकृत सक्वैमस उपकला से क्या बना होता है? तो जो हमारे स्किन होते हैं इसकी ऊपरी परत बनी होती है। स्तंभाकार उपकला से क्या बना होता है? तो ये पेट की दीवारों में, पेट की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो इसी से बनी होती हैं। आगे देख लें हम, तो एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन 1 से 1.5 लीटर मात्रा उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मरम्मत में मदद करता है? तो ऊतक मरम्मत, ठीक है, ऊतक के मरम्मत में एरियोलर जो होता है वो काम करता है। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो कार्टिलेज जो हड्डियाँ होती हैं या ज्वाइंट होता है, हड्डियाँ जहाँ पे ज्वाइंट होती हैं वहाँ पे मुख्य तौर पे जो लचीले भाग होते हैं उसी में कार्टिलेज पाया जाता है। टेंडन जो होता है, टेंडन ये क्या कार्य करता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का जो कार्य करता है। ठीक है, हड्डी प्लस मांसपेशी इन दोनों को जोड़ने वाला का जो काम करता है वो टेंडन का होता है। ठीक है, हड्डी और मांसपेशी दोनों आपस में जुड़ते हैं, उसे टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट, हड्डी और
हड्डी प्लस हड्डी जहाँ पे जो जोड़ने का काम करता है वो होता है लिगामेंट, ठीक है। हड्डी और हड्डी याद रखिएगा लिगामेंट, और टेंडन क्या होता है, हड्डी प्लस मांसपेशी, ये दोनों आपस में जहाँ जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं। मानव शरीर में पायरोबिक का विघटन, पायरोबिक का विघटन कहाँ पे होता है, तो पायरोबिक जहाँ पे एक तरह से ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है वहाँ पे होगा, ठीक है। पायरोबिक का विघटन होके एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, जिससे मुख्य तौर पे हम लोग ऊर्जा के रूप में जानते हैं। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है माइटोकांड्रिया में, सॉरी हाँ माइटो या माइट्रो, ठीक है, माइटोकांड्रिया में होता है। यहाँ पे तो अनुवांशिकी सामग्री हालांकि मौजूद होती है, अनुवांशिकी सामग्री के लिए ये जिम्मेदार होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं लार एमाइलेज के डैश पाचन के लिए मदद करता है। तो लार किसके पाचन के लिए मदद करता है, तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च इसके पाचन के लिए मदद करता है। जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं उनको ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है, वो ये करता है। प्रोटीन का पाचन किससे होता है, तो पेप्सिन से होता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। वहीं लिपिड 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 हालांकि इसको हम लोग वसा के रूप में जानते हैं, वसा या लिपिड दोनों एक ही होता है। ये जो लाइपेज होता है, लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है। सेल्यूलोज तो हालांकि हमारा शरीर सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए हालांकि जो गाय भैंस होती हैं, यानी जिनकी पूंछ होती है ना, वही जीव सेल्यूलोज को पचा पाते हैं। सेल्यूलोज को पचाने का एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद नहीं रहता। अगर हम लोग घास फूस खाएं, ठीक है, घास फूस तो पचता नहीं है। हालांकि जो ये साग वगैरह है वो तो पच जाता है, हालांकि उसके एंजाइम पचाने वाला एंजाइम तो होता है, लेकिन कड़े घास फूस जो होते हैं, जैसे जो जानवर खाते हैं खास तौर पे, उसको पचाने के लिए एंजाइम हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं 91 के बाद कौन सा आ जाता है। 91 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क में एक तरह से संख्या के तौर पे देखें ना, तो मानव मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, लगभग ऐसे ही होता है। तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये 1 को दर्शाता है, और ये वाला भाग होता है वो 2 को दर्शाता है, ये वाला भाग 3 को, और ये वाला भाग जो होता है वो 4 को दर्शाता है, ठीक है, 4 को दर्शाता है। आगे वाला भाग 1 को, ऊपर वाला भाग 2 को, पीछे वाला भाग 3 को, और ये नीचे वाला भाग 4 को दर्शाता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करता है। तो रीढ़ की हड्डी के स्थान को मुख्य तौर पे ये नीचे वाला भाग ही, हालांकि ये ज्वाइंट होता है, यही दर्शाता है, ठीक है, यही दर्शाता है, 4 वाला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, क्या कहलाता है। तो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मायोसिन कहते हैं, उसे मायोसिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, आंतरिक भाग नहीं है। तो जो फ्लैश ड्राइव होता है ना, ये आंतरिक भाग नहीं होता है। बाकी रैम जो होता है आंतरिक भाग होता है, वीडियो कार्ड भी आंतरिक भाग होता है, और मदरबोर्ड भी आंतरिक भाग ही होता है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा, जो अंदर की तरफ पुट करेगा वो इनपुट होगा, जो बाहर की तरफ पुट करेगा वो आउटपुट होगा। तो जो प्रिंटर होता है ना, ये बाहर की तरफ पुट करता है, क्योंकि हम अंदरूनी वस्तुएं बाहर निकालते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट हो जाता है, ये इनपुट नहीं है। बाकी माउस से तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अंदर क्लिक होता है, ठीक है, तो इनपुट हो जाता है। कीबोर्ड सेम वैसे ही, हम ऊपर क्लिक करते हैं, अंदर क्लिक होता है, ये हो जाता है। स्कैनर भी हालांकि वही होता है, हम ऊपर से स्कैन करते हैं, अंदर कंप्यूटर में ये सब दिखाता है। तो ये एक तरह से इनपुट है, ये तीनों के तीनों, और ये आउटपुट हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक्स। एक बॉक्स में पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ की कीमत क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 4 रुपये है, और यदि बॉक्स की कीमत 90 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करना है। देख लेते हैं पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ इतने हैं, और इनकी कीमत इतना है, तो और टोटल कीमत इतना हो जाता है। तो टोटल कीमत कितना है, 90 है, ठीक है, 90। अब इसको कीमत में परिवर्तन कर लेते हैं। मान लेते हैं पेन की संख्या 3 है और एक पेन 3 रुपया का है, तो टोटल कीमत हो जाएगा 9 रुपया। तो यहाँ पे 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम में 2, ठीक है, 9 4 13 2 15, यानी कि 90/15 कर देंगे, गुणे 3, इनकी संख्या 3 है तो गुणे 3 कर देंगे,
तो ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 90, कितना हो जाएगा 18 पचे 90, ठीक है, 18 बार में कट जाएगा। तो 18 हमारा सही आंसर आ जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, ठीक है, और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो ये देख लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी, इनकी मात्रा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। यदि हम बी को 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इससे 20% अधिक ये है। अब क्या कह रहा है, सी ने ए और बी दोनों के प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, तो दोनों का संयुक्त कितना हो जाएगा, तो 120 + 100 220 हो जाएगा। अब इनका 85% किसने प्राप्त किया, तो सी ने प्राप्त किया, ठीक है, 85%। तो निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटी, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85 और 2 11 बार में, तो 11 7 77 का 7 और 11 क्या मैं 11 एक ठीक है, 11 का मैं 11 7 18 हो जाएगा, 187, ठीक है, सी 187 निकल गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है, तो सी पाया है कितना 187 और ए पाया है 120, तो कितना कम हो जाता है, ये 7, 8 में से 2 जाए 6 और ये कट जाता है, ठीक है। अब देखो सी से ए 67 कम है और यही परसेंटेज में हमको चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, 67 बटे कितना है 187 और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसको कट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 35.8 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं, तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें कि एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं, यहाँ लिख देते हैं 8 मेल प्लस 12 फीमेल क्या कर रही हैं, तो 10 दिन में कार्य कर रही हैं, बराबर वही कार्य देखिएगा यहाँ पे 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 मेल प्लस 8 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, तो 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 10/80 80 एम प्लस 120 फीमेल बराबर 14 छके 84 एम प्लस 14/112 एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेल एम को इधर लेके जाते हैं, ठीक है, इधर 84 एम है, 84 एम, ठीक है, उधर 84 एम है और फिर 80 एम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 80 एम माइनस में हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, यानी 4 एम और फिर 120 फीमेल, यहाँ 112, ठीक है, 120 फीमेल प्लस में है और ये भी 112 फीमेल प्लस में है और 112 फीमेल को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 120 फीमेल में से 112 फीमेल बच जाए तो कितना बचेगा, यानी कि 8 फीमेल बचेगा, तो यानी 4 मेल बराबर 8 फीमेल निकल के आ रहा है, यानी कि 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 मेल बराबर 2 फीमेल, यानी 1 मेल के बराबर 2 महिलाएं कार्य कर रही हैं, है ना, 1 मेल के बराबर 2 महिलाएं कार्य कर रही हैं। इतना निकल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिन में कर रही हैं, हमें महिलाओं को ही केवल निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 महिलाएं हैं, ठीक है, और 8 पुरुष कितनी महिला के बराबर होगा, तो 16 महिला के बराबर, क्योंकि हमने निकाला है यहाँ पे कि एक पुरुष 2 महिला के बराबर कार्य कर रहा है, तो 8 पुरुष 16 महिला के बराबर करेगा, यानी कि यहाँ पे 16 प्लस कर देंगे, ठीक है, गुणे 10 ये हो जाएगा 28 गुणे 10, ठीक है, यानी कि 28 महिलाएं 10 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला कितने दिन में कर रही हैं, तो ये गुणा कर देंगे इसका 28, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणे 10, यानी कि 280 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन डी में सही है। कितना आ रहा है 280, ऑप्शन डी।
आगे हम लोग देख लेते हैं। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद इतना इतना पर बेचता है। यदि उसने कोई छूट की पेशकश नहीं की होती तो वह वस्तु के लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो अंकित मूल्य पर 16% छूट दे रहा है, यानी हमको सबसे पहले अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, अंकित मूल्य। यदि अंकित मूल्य हम लोग मान लें एमपी, मार्क प्राइस कितना, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स गुणे एक्स पे हम लोग 16% छूट दे रहे हैं, यानी कि उसका 84% कितना हो जा रहा है, 16% छूट देने के बाद इतना आ रहा है, यानी कि इसका 84% बराबर कितना हो जाएगा, 403.20 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ये 100 हटा देंगे, हालांकि 2 जीरो हटा देंगे तो ये दशमलव भी हट गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 403.20 बटे 84, ये x का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, x का, यानी कि x क्या है, मार्क प्राइस। अब यहाँ पे देखना क्या है, मार्क प्राइस। यदि उसने कोई छूट की पेशकश नहीं की होती तो वह वस्तु के लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता। ठीक है, लाभ अर्जित करता, ये हो गया क्या, तो मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे यदि कोई छूट नहीं देता तो वो 28% लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये तो हो गया मार्क प्राइस। अब हमको मार्क प्राइस से हमको इसका क्रय मूल्य निकालना हो तो सीधे 100 गुणे जितना प्रॉफिट है, लाभ है, वो 100 में जोड़ के गुना कर देते हैं, 128 कर देंगे, बाकी हमको निकल जाएगा क्या, तो क्रय मूल्य। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो टोटल निकल के कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। केवल कट पीट यहाँ पे करना है। ठीक है, ये 84 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 40,320 बटे 84 है गुणे ये 100 बटे 128, इसको कट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 375, यही आंसर हो जाएगा। कट करेंगे तो समय वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को। आगे देख लेते हैं 7 संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या दिया है, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पे 16 पढ़ लिया गया। दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। ठीक है, 7 संख्याएं टोटल हैं जिनका औसत 53 है। वो कब है, जब 58 की जगह को हम लोग ने 16 लिख दिया है, यानी 58 को गलती से 16 पढ़ लिया गया। यानी कितने अंक का एक तरह से यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिला। तो 58 में से यदि हम 16 घटा दें तो कितना, यानी कि 42 अंक हमारा छूट गया। 42 अंक को सातों में बराबर हम बांट देंगे। यदि 42 को सातों में बराबर बांट देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 में 6 की बढ़ोतरी होगी। तो पहले कितना था, 53, अब प्लस 6 हो गया तो कितना हो जाएगा, 59। और यही तो पूछ रहा है, 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो जाएगा। इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।